नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले कल के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं जितने भी मुझसे छात्र जुड़े हुए हैं, मैं उनको अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता, ना अधूरी तैयारी कराना चाहता हूँ। तो मेरे पास इतना मटेरियल नहीं था कि आपके जो टॉपिक हैं काफ़ी हार्ड टॉपिक हैं, तो सभी का मटेरियल मुझे इकट्ठा करना पड़ा था कल, और उसी में लगा रहा पूरे दिन। तो फाइनली मैंने पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। जूनियर एडिट के जो सेकंड पेपर है उसमें विज्ञान का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है और उसको पूरा इकट्ठा कर लिया है, सारी सामग्री आपकी। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक टॉपिक में पहले टॉपिक से आज से कवर करवाऊँगा। तो पहला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण में एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी जेगोफ्सन ने दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको टोटल 62 क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मेरे पास कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाइए। तो अब मैंने क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आइए इसे देख लेते हैं पढ़कर। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान अस्थायी होता है और विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए तरीकों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये गलत है। अविज्ञान सीखने के अंतः विषयक है, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? ये प्रक्रियात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आइए इसे भी देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ करवाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहला है, विज्ञान हमेशा स्थायी है, ये बिल्कुल सही है। ये पहले वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरा, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी सही है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये गलत है क्योंकि विज्ञान की प्रकृति जो है स्थिर नहीं है, ये अस्थायी है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान की प्रकृति कौन सी है? विज्ञान एक परिणाम है, ये गलत है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, ये भी गलत है। विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, ये सही है। तो क्योंकि विज्ञान एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, केवल प्रक्रिया या परिणाम नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्य चर्चा की संज्ञात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है, उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, ये नहीं, गलत है ये। दूसरा है, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, ये सही है। उसे शिक्षण में
समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है। उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें, ये भी गलत है। तो इसमें जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्य चर्चा की संज्ञात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। संज्ञात्मक वैधता में पाठ्यक्रम चर्चा की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण कार्यकलाप आदि उम्र, दर्जे, योग्यता, मनोवृत्ति आदि के उपयुक्त हों और बच्चे की समझ से बाहर की चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है? यह है अंतरिम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल जो आपको लेक्चर पढ़ा रहे होंगे और टीचर, वो सिर्फ जो सिलेबस में दे दिया कि जो लिखा हुआ वही दे दिया। मैंने एक प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस किया है और उसको अच्छे से समझा है, तब मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चित रहिए कि यहाँ से आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से 100% आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। पहला दे रखा है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। जी नहीं, ये गलत होगा। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता को विकास करने के लिए, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विज्ञान का मेला जो लगाया जाता है वो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं विज्ञान प्रयोग करने की क्षमता को विकास करने के लिए लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों रेशम पालन क्या कहलाता है ये आपको सभी को पता होगा। रेशम पालन सेरीकल्चर को कहते हैं। कि इसमें क्या होता है, कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। रेशम कीट की 4 जातियाँ पाई जाती हैं। एक तो है, पहली है बॉम्बिक्स मोराई या शहतूत का रेशम कीट। दूसरा है एंथेरिया पेफिया और इसे शटर रेशम कीट कहते हैं। तीसरा है फ्लोसामिया रिसिनी। चौथा है एंथेरिया असामा या मूंगा रेशम कीट। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों घाव का अध्ययन ट्रेमोटोलॉजी कहलाता है। और ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है। और डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। ठीक है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को दोस्तों आप सभी को पता होगा, मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। और हर्पेटोलॉजी ये कहते हैं सरीसृप, इसके अंतर्गत सरीसृप का या उभयचर या रेप्टाइल्स का अध्ययन होता है। और निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड का होता है। ठीक है, एक कीट होता है। और नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है वो शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत होता है। शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं इंग्लिश में, एनाटॉमी। इसके अंतर्गत जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और जबकि कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी और मानव विज्ञान मानव के उद्भव एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ ये विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां दे रखी हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आइए देख लेते हैं। विटीकल्चर, ये अंगूरों के उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर। और पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया कहलाती है। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूश की कृषि कहलाती है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर साग सब्जियों का उत्पादन। बर्मी कल्चर केंचुओं का उत्पादन। दोस्तों ये महत्वपूर्ण टर्म्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, इन्हें याद कर लेना। और कुछ जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक दिए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये याद होनी चाहिए सभी को। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो की पीडीएफ मिलेंगी आपको। अगला है आनुवांशिकी के जनक, वो ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय बायोफाइटा विज्ञान का पिता प्रोफेसर एसआर कश्यप को कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पी माहेश्वरी। और भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक प्रोफेसर वीरबल साहनी को कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान जनक प्रोफेसर एमओपी अयंगर को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर लाना जरूरी समझा, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ये 13वां क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। किस परिणाम के स्वरूप इसकी खोज की गई थी? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो खोज की गई थी वो इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दो सूची दे रखी हैं, एक बार खोज करता है, एक तरफ खोज के बारे में दे रखा है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी पेनिसिलिन की। तो इसको ये चौथे से जुड़ जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ये चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। लुइस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने जीवाणु एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। तो इसके अनुसार जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये सी दे रखा है यहाँ पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आप सभी को पता है, ये एफ बेंटिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्ट का आविष्कार
किसने किया था? तो एलसीडी प्रोजेक्ट का जो आविष्कार किया था वो दोस्तों जीन डॉलगॉफ ने किया था। और जीन डॉलगॉफ ने एलसीडी के प्रोजेक्ट का और इनके बारे में भी बता देता हूँ। ब्रेडनिच ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डगलस एंजेलवर्ड ने कंप्यूटर माउस का, फेडरिको फेगिन ने माइक्रो प्रोसेसर का खोज किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये किया था विलहेल्म रॉन्टगेन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। और 18 पर चलते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वो किया था टोरिसेली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेवी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेवी डनलप ने जो आविष्कार किया था वो किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एलईडी जो हमारे घरों में चलती है आजकल, उसका आविष्कार निक होलोनिक ने किया था। अगर ये नहीं होते तो हमारे घर में आज एलईडी नहीं देखने को मिलती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेज़र की खोज किसने की थी? तो लेज़र की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों थियोडोर मेमेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रांतियाँ दे रखी हैं, आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बीच बीच में मैंने महत्वपूर्ण टर्म्स ही डाल रखी हैं, ये आप याद कर लेना। और पीडीएफ भी आपको इनकी मिल जाएगी क्वेश्चन की सही थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और जानने वालों का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि इसकी जितनी भी कोर्स हैं वो पेड कोर्स बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा, सबके क्वेश्चन लाकर आपको सामने रखूँगा जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। आगे और दे रखी है, इन्हें और पढ़ लेते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि से, रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति ये काफ़ी बार पूछी गई है, इंद्रधनुष इसे याद कर लेना, कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि, काली क्रांति कच्चे तेल का उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ यंत्र और उनके आविष्कारक खोजकर्ता दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ में भी डाल रखा है। हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है उसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया? तो ये किसने विकसित किया था दोस्तों? ये किया था प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो उन्होंने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बल्ब के आविष्कारक जो थे
वो एडिसन थे, और रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे उस टीम का हिस्सा? ये थे जूलियस ओपेनहीमर उस टीम का हिस्सा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ये इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किया था। तो और जैकोरियन जेनसन इन्होंने माइक्रोस्कोप का किया था, और स्टेथोस्कोप का रेने लेकनेक ने किया था। एक्सरे मशीन विल्हेम रॉन्सन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनियो मेउसी के आविष्कारक से संबंधित है। ये किसके आविष्कार से संबंधित है? ये है टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। ठीक है, और थॉमस एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया गया था। और अल्बर्ट ये हो गया। विल्हेम रॉन्सन ने एक्स किरणों की खोज की थी, और जॉन वार्डिन ने अतिचालकता का, और रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दे रखा है पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था दोस्तों, ये कार्ल वेन्ज द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो वो गणना किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों लेविस ई वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम कैरियर के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हम ऊपर चले गए। 32 क्वेश्चन हमारे हो गए। 33वें क्वेश्चन पे आए हैं। 33वां है नहीं, 33 जो है छूट गया है, सॉरी उसके लिए 34 देख लेते हैं। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे कहा जाता था राडा रेंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था इस आविष्कार? ये भारत में ही हुआ था, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो पेसमेकर का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था? ये किया था जॉन हॉब्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला टॉपिक है हमारा मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं।
तो इनमें से जो भिन्न है उसका पता लगाएंगे हम। इसमें बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, अमफ्लोरा और भिंडी। तो इसमें भिंडी अलग है क्योंकि बीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा अमफ्लोरा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रम से कपास, चावल तथा आलू की प्रजातियां हैं, जबकि भिंडी एक सब्जी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब किस विभाग में होती है? ये कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। सीटी स्कैनिंग में क्या उपयोग होता है दोस्तों? इसमें एक्सरे उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ये तनु आयोडीन विलयन से किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसमें जो दे रखा है चित्र वो पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शा रहा है। ठीक है। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। जो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं उसमें इन्हीं का उपयोग होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डॉपलर इफेक्ट के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज मैंने बताया था, ये किया गया था विल्हेम रॉन्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटी स्कैन में सिटी का अर्थ है। तो सिटी स्कैन में सिटी का जो अर्थ होता है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी खोज मानी जाती है बड़ी सफलता के रूप में? प्रोटीन रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, ये तो गलत होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ये सबसे ज़्यादा सफल मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो कौन सा है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? यह है तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। तारापुर पावर परमाणु संयंत्र जो है उसके 1400 मेगावाट क्षमता है। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसका कोड था दोस्तों ऑपरेशन विजय। इसका कोड था ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई। तो ये जो की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में
1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।